हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज फिर से हम 11th क्लास के लेक्चर 2 लेकर उपस्थित है। लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़ा दिए थे इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस, साइंस का परिचय और डिफिनीशन ऑफ द साइंस, साइंस का जो डिफिनीशन था और केमिस्ट्री का डिफिनीशन था। वहाँ पढ़े थे साइंस का डिफिनीशन। सबसे पहले फिर हम सुनाते हैं कि द सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द एनीथिंग विच इज प्रूव्ड इन लैबोरेटरी इज कॉल्ड एज द साइंस। यानी कि किसी भी वस्तु विशेष के बारे में क्रमबद्ध और विशेष जानकारी प्राप्त कर उसका प्रयोगशाला में उसे प्रूफ करना है, उसे सत्यापित करना ही विज्ञान कहलाता है। कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, पूरी हम लोगों की एक कॉमन की लैंग्वेज है, हम लोग की एक सामान्य लैंग्वेज है कि द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द एनीथिंग व्हिच इज प्रूव्ड इन लैब दैट इज कॉल्ड एज द साइंस। उसी को हम साइंस कहते हैं। और इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे कि साइंस इज द प्रोड्यूस्ड या साइंस इज जनरेटेड या फिर जनरेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया। सेनिटिया मीनिंग नोन, उसका अर्थ होता है जानना। संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरबिक वर्ड इल्म मीनिंग ऑल्सो नोन, उसका भी अर्थ होता है जानना। यानी कि संस्कृत में हम जो विज्ञान पढ़ते हैं और अरबी में इल्म एक शब्द है, उसका भी अर्थ होता है जानना। विज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य। यानी कि विज्ञान को आज तक जब से हम पैदा लिए तब से तो विज्ञान को हमने देखा और विज्ञान को हमने देखा और विज्ञान ने हमको देखा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे नजरों ही नजरों में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में विज्ञान का जो विकास यूरोप में चालू हुआ और 20वीं सदी के मध्य तक विज्ञान इतना बड़ा विशाल महादेश बन गया कि अनेक सभ्यता और कल्चर के साथ विज्ञान का जुड़ाव चालू हुआ। यानी कि यही पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, और उसमें इंग्लिश मीडियम था कि साइंस इज द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द एनीथिंग व्हिच इज प्रूव्ड इन लैब दैट इज कॉल्ड एज द साइंस। उसी को साइंस कहते हैं। साइंस इज जनरेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिनिटिया मीनिंग द नोन, द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरबिक वर्ड इल्म मीनिंग आल्सो नोन। The development of the science is start in 16th century in the Europe, and by the middle of the 20th century science is developed as a big faculty and generated international enterprises with many cultures, many country। बहुत सी कंट्रियों के साथ इसका जुड़ाव, बहुत से सभ्यताओं के साथ इसका जुड़ाव चालू हुआ। यहीं तक पढ़े थे। उसके बाद केमिस्ट्री का डिफिनीशन पढ़े थे। केमिस्ट्री का डिफिनीशन कि द ब्रांच ऑफ द science in which we study about composition, properties, structure, compound, use of the substance is called as the chemistry। यानी कि विज्ञान के वैसा भाग जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संरचना, पदार्थों की उत्पत्ति, पदार्थों के गुण, पदार्थों के उपयोग के बारे में समझते हैं, तो हम उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। और एक पढ़ाए थे रोल्ड हॉफमैन का कॉन्सेप्ट। रोल्ड हॉफमैन का कॉन्सेप्ट अलग था केमिस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू द रोल्ड हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि विज्ञान है वह अणुओं का रूपांतरण है, एंड इट इज नॉट द 100 एलिमेंट ऑफ द साइंस। यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, अपितु यानी बट इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपाउंड आर प्रेजेंट। इसमें बहुत से सारे कंपाउंड उपस्थित होते हैं। यही क्या था? रोल्ड हॉफमैन का कंसेप्ट था। यही तक हम पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाएंगे कि टाइप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर हम उपस्थित लेकर होंगे। दोस्तों, आपको अगर जो भी कंफ्यूजन है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका क्या होगा, सॉल्यूशन, एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा मेरे स्टडी चैनल में। किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, कंपटीशन हो या फिर सिलेबस हो, दोनों ही सब्जेक्ट में हमारे स्टडी चैनल के द्वारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन विद्यार्थियों के लिए ही किया गया है। चलिए, तो आज हम फिर से चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कितने प्रकार है। ठीक, पहला पढ़िए कि टाइप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कितने प्रकार हैं। तो केमिस्ट्री को 7 भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि जिसे मेडिसिन भी केमिस्ट्री कहते हैं या मेडिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और उसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सब केमिस्ट्री का अलग अलग उपयोग है, अलग अलग महानता है। फिर हम पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करेंगे समझाएंगे। तो पहला लिखिए टाइप ऑफ केमिस्ट्री में, टाइप ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन है मेरा, आंसर में हम लिखेंगे देयर आर 7 टाइप ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के 7 भागों में बांटा गया है। पहला हम पढ़ेंगे, देखिए पहला पढ़ेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री। कौन है, सबका नाम लिख देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा लिखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और पांचवा पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, ठीक। छठा पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। छठा पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यही 7 गो टाइप है केमिस्ट्री का। 6 पर है अभी, यानी कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिर एनालिटिकल, फिर बायो, फिर एग्रीकल्चर और फिर क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि 6 प्रकार है। 7 गर्ल 6 ही कितना प्रकार है इसे, 6 टाइप, यानी कि कितने प्रकार होते हैं, केवल और केवल 6 प्रकार होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और उसके बाद 5 6 सही तो था, 6 यहाँ पे 7, ठीक था 7 ही होगा, 7 ही होगा, ठीक है। काउंटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहला देखिए फिजिकल है, दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक है, तीसरा ऑर्गेनिक है, चौथा हमारे पास है एनालिटिकल है, पांचवा बायोकेमिस्ट्री, छठा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सातवां हमारे पास फार्मास्यूटिकल। हम लोग तो क्या है अभी 10th में आए से आए हैं, सीधा क्या 11th में आए हैं। 10th से आए और सीधा क्या आ गए 11th में आ गए हम। 10th से आकर सीधा क्या आ गए 11th में ही आ गए, ठीक। 10th से 11th में आए तो क्या होगा, कुछ हमें क्या होगा प्रॉब्लम तो होंगे, कुछ क्या होंगे प्रॉब्लम तो होंगे, कुछ क्या होंगे प्रॉब्लम तो होंगे। तो प्रॉब्लम होंगे तो उस प्रॉब्लम को हमको दूर करना पड़ेगा। वो भी क्या है मीनिंग, कि सर हमको मीनिंग समझ में नहीं आता, हम लोग तो बिहार बोर्ड से आए हैं या फिर कुछ तो CBSE भी बोर्ड से भी आते हैं अधिकतर। तो जो भी बच्चे हैं वो सबसे पहले हम हिंदी का लेक्चर भी देते हैं, हिंदी में भी मीडियम में भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं। दोनों माध्यमों के विषय, हर एक विषय, चाहे वो 11th के केमिस्ट्री हो और 12th का केमिस्ट्री हो, 11th का बायोलॉजी हो और 12th का बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्या करते हैं पढ़ाते हैं। तो आप प्ले लिस्ट से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। 10-15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने आप पहले हिंदी में समझिए और हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियो का लेक्चर आप देखिए, फिर आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार। लेकिन हम ज्यादा प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाए केवल इंग्लिश में, लेकिन हम इसे पूरी सेटिस्फाइड आपको भी कर सकते हैं। देखिए कि देयर आर 7 टाइप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 7 प्रकार होते हैं।
ठीक है हिंदी में। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन ही केवल होगा, एनालिटिकल विश्लेषण केमिस्ट्री किस प्रकार हम पदार्थों का उपयोग करते हैं और पदार्थों के बारे में स्टडी जब करना तो विश्लेषण केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन भी उसे कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को जैव केमिस्ट्री भी कहते हैं, जैव रसायन। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है विथ जीरो पॉल्यूशन, यानी कि जब भी हम उत्पादक का निर्माण करते हैं जीरो पॉल्यूशन के साथ, जीरो पॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद अलग अलग केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री है और एक केमिस्ट्री यानी कि बहुत काइनेटिक केमिस्ट्री, यानी कि बहुत सारे क्या है केमिस्ट्री है। लेकिन सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री जानेंगे कि हमारे शरीर में जो भी पदार्थ उपस्थित है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, उस सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो वह बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। हम लोग तो एग्रीकल्चर से ही आए हैं, खेती से ही आए, कृषि से ही आए हैं, तो हम लोग तो पूरा जानते हैं कि खेती में क्या क्या होता है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के बनाने के लिए कौन से पदार्थ उर्वरक दिया जाता है, उसके बाद किस किस पदार्थ का उपयोग करते हैं फसल उत्पादन में, वही एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आ जाता है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम कहते हैं इसको मेडिकल या फिर इसे मेडिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। इसे हम दवा, जैसे दवा हम बनाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हमने खाया, ये एक एंटीसेप्टिक है, यानी कि एंटीसेप्टिक है। यह क्या करता है, फीवर को रिड्यूस करता है पैरासीटामोल, एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और हमारे शरीर के तापमान को भी क्या करता है, रोकता है। यह एक ही नहीं, इसमें बहुत है, एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी है, उसमें भी क्या आ जाता है, बहुत सारे दवा आ जाते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, अलग अलग प्रकार के क्या है दवा, बहुत सारे दवा, इसमें जो भी दवा का हम पढ़ेंगे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। फार्मास्यूटिकल CEU होगा, CEUTICAL, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो यह तो पढ़ लिया कि कौन कौन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में केवल कार्बन उपस्थित नहीं होगा, इनऑर्गेनिक यानी कार्बन के अलावा जो भी आ जाए इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में केवल शुद्ध प्योर कार्बन का चर्चा होगा। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री जिसमें विश्लेषण करेंगे पदार्थों का। उसके बाद क्या, बायोकेमिस्ट्री जिसमें क्या होगा, जैव रसायन का उपयोग के बारे में बताएंगे। एग्रीकल्चर या खेती के बारे में, कृषि के बारे में बताएंगे। और फार्मास्यूटिकल इसमें क्या में मेडिकल केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तब हम पढ़ाएंगे कि व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नीचे लिखते हैं कि व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसे लिखिए, the branch of chemistry, the branch of chemistry in which, जिसमें we study about composition, structure, properties, and or use of substance is called, कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसी को फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिर से पढ़िए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन का एक वैसा शाखा। ब्रांच मीन्स शाखा, हम लोग पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सब हम लोग है। तो शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रसायन की वैसी शाखा। इन विच, इन मीन्स में और विच मीन्स जिसमें, यानी कि जिसमें, वी मीन्स हम,
स्टडी मीन्स पढ़ते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण, यूज मीन्स उपयोग, यानी कि सबका हम मीनिंग लिख देते हैं किसका क्या होगा। ठीक है, उपयोग हो गया, प्रॉपर्टीज गुण हो गया, सब स्ट्रक्चर संरचना हो गया, कंपोजिशन उसका उत्पादन किस प्रकार होता है, कंपोजिशन यानी कि उत्पादन, उत्पादन अबाउट मीन्स के बारे में, के बारे में। ठीक है, स्टडी मीन्स पढ़ना, सब का भी हिंदी हमारे पास मालूम हो गया। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का वैसा शाखा, इन विच जिसमें वी माने हम, स्टडी अबाउट पढ़ते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस मीन्स द पदार्थ, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ यानी कि पदार्थों के उपयोग, पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के उत्पादन के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिस केमिस्ट्री में, उसी को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिर से समझिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम पढ़ते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ द सबस्टांस, यानी कि पदार्थ के गुण के बारे में, संरचना के बारे में, उत्पादन के बारे में जिस केमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं, उसी केमिस्ट्री को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपके पास बैटरी होंगे, ठीक है, बैटरी, अब वो बैटरी का जो चैप्टर है वो 12th में आपको भी पढ़ना है। ठीक है, बैटरी क्या है, सेल क्या है, तो उस सेल के बारे में हम जाने तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में ही जाने। ठीक है, बैटरी है आपके पास, जो भी है एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में सेल, सेल CELL, या क्या आ गया, सेल, सेल मीन्स बैटरी। ठीक है, बैटरी। उसके बाद सोलर, सोलर फिजिक्स का चीज है, सेल बैटरी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया ETC, यानी कि बैटरी आ गए, कोई भी पदार्थ आ गया जिसका उपयोगिता के बारे में हम समझते हैं, वही क्या आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री आ जाता है। जैसे आप बैटरी है तो इसमें कितने भी प्रकार के बैटरी है, एगो लेड एक्यूमुलेटर सेल है, ये सब 12th में पढ़ाएंगे, लेड एक्यूमुलेटर सेल है, लिथियम कैडमियम सेल है, उसके बाद बहुत सारे सेल है, वोल्टाइक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, यानी बहुत सारे सेल हम पढ़ाएंगे 12th में। सबसे पहले आप यहाँ समझ लिए कि एग्जाम्पल में सेल लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बैटरी के लेड एक्यूमुलेटर सेल हमारे पास आते हैं, जिसमें क्या होता है, जो इसका उपयोग वाहन में जाता है, व्हीकल्स में किया जाता है, सवारी गाड़ी, ट्रक है, बस है, वो सब में आपके जो सोलर होते होंगे चार्ज, वह सब भी क्या है, लेड एक्यूमुलेटर सेल है, वो लेड का बना हुआ है, PV लेड का बना हुआ है। ठीक है, यही PV का बना हुआ है, लेड एक्यूमुलेटर सेल है। तो जो भी सेल है, तो बैटरी के बारे में हमने अध्ययन किया, तो वह भी क्या आ गया, इसी में आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री में ही आ जाता है। लिथियम कैडमियम सेल, लिथियम कैडमियम सेल, ठीक है, यह बहुत महंगी सेल होती है, बहुत बैटरी होती है। ठीक है, लिथियम कैडमियम है, उसके बाद लेड एक्यूमुलेटर सेल है, लेड एक्यूमुलेटर सेल है, बहुत सारे सेल है। ठीक है, तो यह सब क्या आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक वैसी शाखा, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम अध्ययन करते हैं, उत्पादन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सबस्टांस, पदार्थों के गुण के बारे में, संरचना के बारे में, उपयोगिता के बारे में, इज कॉल्ड एज द फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसी को फिजिकल केमिस्ट्री एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सेल। ठीक है, यह 12th में हम पढ़ाएंगे कि सेल क्या है, और 12th के बच्चों के भी इंफॉर्मेशन कर दीजिएगा कि 12th का क्लास क्या हो गया, ओपन हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर चालू है, इसमें सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का एक लेक्चर अभी तक ले चुके हैं, और क्या होगा, धीरे धीरे क्या होंगे, सभी लेक्चर लिए जाएंगे। पूरी 12th की 15-16 की 16 यूनिट आपको खत्म की जाएगी, पॉलीमर से ले बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, और क्या है, केमिस्ट्री यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि रसायन का उपयोग हमारे प्रतिदिन के जीवन में, उस सब का उपयोग के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस सब की उपयोगिता के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। केमिस्ट्री यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, वो सब पढ़ाएंगे। और यहाँ सबसे पहले किसी से मेरा तुलना नहीं किया जा सकता है कि यह इसके तुलना में पढ़ा रहा है और यह उसके तुलना में पढ़ा रहा है। मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा विचारधारा है, हमारी जो सोच है, वो सबसे अलग है।
सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्टडी में पढ़ाना ये सब मिटा देते हैं ताकि आपको क्या लगे, फ्रेश लगे। यह केवल समझाने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हिंदी मीडियम भी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम का क्लास ले लीजिएगा। पूरी की पूरी 100% आपको एक ही क्लास में समझ में आ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या है, अभी 10th में गए हैं लेकिन हिंदी इंग्लिश कमजोर है। धीरे धीरे ट्रैक पर क्या लाएंगे, जरूर ले आएंगे। केवल वादा है नहीं, यह केवल प्रयास भी नहीं है, यह मेरा जो सच है वही है कि मैं जिस प्रकार पढ़ाता हूँ बच्चों को पूरी समझ में। फिजिकल केमिस्ट्री तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ऑर्गेनिक यानी सीरीज बाय सीरीज हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। यहाँ तक लिख लिए, जल्द से जल्द ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टाइम ज्यादा लग रहा है। कर लिए स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसको मिटा देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब स्क्रीनशॉट कर लिए हुईगा, ठीक है। पहला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे वह हिंदी मीडियम में भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले लिखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड, ओर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि फिर से समझिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ब्रांच भी, शाखा भी पढ़ाए हैं। केमिस्ट्री यानी कि रसायन का वैसा शाखा, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम पढ़ते हैं, एलिमेंट तत्व के बारे में, कंपाउंड यौगिक के बारे में, ओर्स अयस्क के बारे में, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पदार्थों के विभाजन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी हम अगर पीरियोडिक टेबल चालू करेंगे तो उस वही क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे निकलते हैं। आपको अगर 12th में फिर पढ़ाएंगे हम कि पहले जो 6 चैप्टर है 12th का 6 चैप्टर है एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम में, कि ओर्स उसमें आ जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, अयस्क की कितने प्रकार होते हैं, तो अयस्क उसमें भी पढ़ाएंगे। बहुत सारे प्रकार होते हैं, एगो ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और बहुत सारे ओर्स उसमें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। कार्बोनेट और ऑक्साइड और सल्फाइड और बहुत सारे, और ऑक्सीजन का जो अयस्क है उसी में मिनरल्स पढ़ाएंगे। यानी कि ये सब पृथ्वी के अंदर जो भी पाए जाने वाले पदार्थ होंगे जो इनऑर्गेनिक होंगे, अकार्बनिक होंगे, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तत्व के बारे में, कंपाउंड के बारे में, अयस्क के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो यह सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएंगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का एक वैसा भाग, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम पढ़ते हैं, वी मीन्स हम, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, एलिमेंट तत्व, कंपाउंड यौगिक, ओर्स अयस्क, क्लासिफिकेशन मीन्स विभाजन, ऑफ मीन्स का, सबस्टेंस मीन्स पदार्थ, यानी कि पदार्थ के विभाजन के बारे में। किसमें, पदार्थ के विभाजन के बारे में, विभाजन, इसकी उपयोगिता के
के बारे में कि अयस्क का क्या क्या उपयोग है। फेरस जैसे कि आ गया Fe2O3, यह हेमेटाइट है, और Fe3O4 मैग्नेटाइट है कि ना, इसका क्या उपयोग है यह सब पढ़ाएंगे। ठीक है। HGS, देखिए HGS यह सीने बार है, इसी को सिंदूर कहते हैं। सिंदूर का यह क्या है सूत्र है HGS। ठीक है। इसको मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका क्या उपयोग है यह सब HGS में पढ़ाएंगे। फिर PBS लेड, इसको कहते हैं गैलिना, कहते हैं लेड सल्फाइड, PBS गैलिना, यह सल्फर का अयस्क है, जिसके साथ S जुड़ा रहेगा वह सब सल्फर का अयस्क आ जाएगा। CuAFeS2 कॉपर पैराइट, AFeS2 आयरन पैराइट, PBS लेड सल्फाइड, HGS मर्क्यूरा सल्फाइड, यह सब क्या है सल्फाइड है, सल्फर का अयस्क है। इस सब के बारे में पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में। हम पूरी की पूरी, अभी तो क्या है ये झांकी है, अभी 12th बाकी है, ये केवल हम झांकी पढ़ा रहे हैं। अभी तो 12th में मेन जो लड़ाई होता है बच्चों का वो 12th में होता है, तो उसको कहते हैं लड़ाई। उसमें अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप जीवन के हर एक ऊंचाइयों पे जाइएगा, आप हर एक सफलताओं को पाइएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको फिर से समझिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का एक वैसा भाग इन व्हिच जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम अध्ययन करते हैं एलिमेंट, तत्व के बारे में। देखिए फिर तत्व लिख दिए, कंपाउंड यौगिकों के बारे में, यौगिक के बारे में, और अयस्क के बारे में। ठीक है। क्लासिफिकेशन, पदार्थ के विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कहिएगा सर जी एग्जाम्पल बताइए ना, दो चार को सीधे आप रटाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यही विचारधारा है, जहां भी पढ़ाते हैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं और साथ समझाते भी हैं। ठीक है। पहले सबसे पहले इसमें सिलिका, SiLiCa, SiO2, ठीक है, यह सिलिका आ जाएगा। क्वार्ज आ जाएगा, क्वार्ज QUARTZ, ठीक है, क्वार्ज आ जाएगा, क्वार्ज ये, ठीक है, यह क्वार्ज आ जाएगा। ठीक, क्वार्ज ग्लास, यह सब आ जाएगा। सिलिका आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड, हम सब सुने हैं कि नाम कहियो जीवन में सुने हैं, सोडियम क्लोराइड का नाम बहुत सुने हैं। सोडियम क्लोराइड CHLORID, ठीक है, यह सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका नाम क्या है बहुत सुने हुए हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड का बहुत सारा उपयोग, बहुत से पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक, तो यह क्या है, यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आ जाता है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एकदम सही से। ठीक है। सिलिका SiO2, ठीक है, जल्द से जल्द सबसे पहले इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहले हम समझा देते एक बार, तो एक बार और समझा देते हैं, फिर आप अपने स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से क्या कर सकते हैं। अब कहीं ना मिटाया नहीं होगा। देखिए, अब देखिए फिर से समझिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक वैसी शाखा इन व्हिच जिसमें वी मीन्स हम, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, एलिमेंट तत्व के बारे में, कंपाउंड यौगिक के बारे में, और अयस्क के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस पदार्थ के विभाजन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को इनऑर्गेनिक। फिर से समझिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी भाग इन व्हिच जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम पढ़ते हैं एलिमेंट तत्व के बारे में, कंपाउंड यौगिकों के बारे में, और अयस्क के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल सिलिका लिख लीजिएगा, और लिखिए अयस्क में अगर लिखिएगा ओर्स में तो लिखिए Fe2O3, इसको लिख लिए हेमेटाइट, इसको लिख लीजिएगा हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट, या हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हेमेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट है, Fe3O4 मैग्नेटाइट। हेमीटाइट, मैग्नेटाइट है। फिर लिखिए दो होगा, फिर लिखिए और PBS गैलिना,
गैलिना, यह सब अयस्क का उर्स है, यह सब क्या अयस्क है, यही एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, थोड़ा इंक रखते हैं मार्कर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा इंक रख लेते हैं 5 मिनट। तो यही सब क्या है, ओर्स है इसके, यह सब क्या ओर्स है, ओर्स है, यह सब क्या ओर्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या, तो थोड़ा मार्कर में इंक रखने में तो टाइम लगता है, क्योंकि नई मार्कर आती इंक की डिब्बा थी, उसको क्या करना, फोड़ने में थोड़ा टाइम लगा। फिर से समझ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या तो स्क्रीनशॉट आप कर भी लिए, फिर से समझ लीजिएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा इन हुई जिसमें वी स्टडी अबाउट हम कर पढ़ते हैं द एलिमेंट, तत्व के बारे में, कंपाउंड यौगिक के बारे में, उर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ द सबस्टेंस, पदार्थों के क्लासिफिकेशन, विभाजन के बारे में, दैट इज इनऑर्गेनिक। सिलिका, SiO2, और हेमेटाइट, Fe3O4, मैग्नेटाइट, PbS, गैलिना, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्क्रीनशॉट आप कर ली होइएगा, या फिर करना है तो जल्दी से कर लीजिए द ब्रांच, ठीक है, जल्द से कर लीजिएगा, जो विद्यार्थी अभी नहीं किया है, ठीक है, कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट अब कर लिए होइएगा, जल्द से अब लिखिए, यहाँ इन मिटा के उसको इन लिख लीजिएगा आप लोग। अब इसको लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीधा क्या आ गया, अब ऑर्गेनिक, ये तो मिटाए हुए थे, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन। हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्या है कार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं, लिखिए the branch of chemistry, branch of chemistry, the branch of chemistry in which, जिसमें we study about पढ़ते हैं कार्बन and its compound, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड, कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की एक वैसी शाखा इन व्हिच, जिसमें वी स्टडी हम पढ़ते हैं अबाउट के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मीन्स यौगिक, केवल कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा इन व्हिच, जिसमें वी स्टडी अबाउट हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उनके यौगिक के बारे में, जिस केमिस्ट्री में, जिस रसायन में हम पढ़ेंगे उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते
है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए आप लोग पढ़े होइएगा बेंजीन, 10th में पढ़े होइएगा बेंजीन के सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। 10th में भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन की क्या पढ़ना, संरचना पढ़ना। ठीक है, कार्बन की, ठीक है, कार्बन की उसमें पढ़ना। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए बेंजीन, बेंजीन इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपके सर पढ़ाए होंगे, चाहे जिस सर के आप 10th पढ़े हुएगा इस प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़ाए होंगे। ठीक है, यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और या फिर इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के। ठीक है, ये इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और या फिर इसी को हम इधर बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है एक प्रकार का, या क्या एरोमेटिक रिंग है बेंजीन। बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक क्या है, रिंग है। अब देखिए यहाँ पे दिए थे, फिर यहाँ दे सकते हैं और यहाँ दे सकते हैं, यानी कि यह क्या एरोमेटिक रिंग की तरह व्यवहार। 10th में अब हाइड्रोकार्बन जब भी क्या पढ़ाएंगे 11th में, हाइड्रोकार्बन है 8 मार्क्स का उसमें से पूछा जाता, तो उसमें पढ़ाएंगे कि व्हाट इज एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या है, वो सब ऑर्गेनिक में आ जाता है हाइड्रोकार्बन में, तो वह सब पढ़ाएंगे। या बेंजीन है, या इसका क्या रखता है, इस प्रकार रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर यह रखता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यह एक बेंजीन है। उसके बाद टॉलिन, देखिए TOLUNE, टॉलिन। टॉलिन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम बेंजीन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें केवल CH3 क्या कर जाता है, जुट जाता है। मिथाइल ग्रुप अगर आप बेंजीन में लगा दीजिएगा, ये CH3 एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल जब पढ़ाएंगे, अल्काइल इसका सूत्र हो जाता है CnH2n। तो मिथ मतलब एक, तो एक यहाँ रखेंगे तो H 2 गुना 1। ठीक है, CnH2n +1 इसका फॉर्मूला होता है, +1 इसमें जोड़ दिए, यानी कि C1 2 में 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं है, 2 ही, और 2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3, यानी कि CH3। अल्काइल तो मिथाइल, मिथ मीन्स एगो कार्बन, इथ मीन्स 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन। उसी प्रकार अल्काइल है, यानी कि जब CH3 मिथाइल, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जब हम बेंजीन में सटा देते हैं तो वह क्या बन जाता है, टॉलिन बन जाता है। तो टॉलिन का सूत्र यही है, यही है क्या है, यानी कि बेंजीन में क्या कर दिए, CH3 सटा दिए, वही क्या आ गया, टॉलिन बन गया। मेरे पास क्या बन गया, टॉलिन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, तो टॉलिन बन गया। टॉलिन यही अल्काइल ग्रुप है, CnH2n +1, C1H2 गुना 1। वेरिएंट के मान का अगर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, सब का मान निकल कर CH3 आ गया क्या, मिथाइल, मिथाइल। तो यही मिथाइल ग्रुप बेंजीन में सटाकर टॉलिन बना दिए। ठीक है, TOLUENE, टॉलिन, टॉलिन। यहाँ तक आपको पूरा समझ, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केवल कार्बन के कंपाउंड के बारे में, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहिएगा सर जी सब में कार्बन कहाँ दिए हुए हैं, तो कार्बन है, सब पर है कार्बन, सब पर क्या है, कार्बन है, इस सब पर कार्बन है। सब को आप मिटा दीजिएगा और केवल एकल बॉन्ड सबके भी दे दीजिएगा, तो सब कार्बन है। ठीक है, जहाँ जहाँ आप मोड़ देख रहे हैं वह सब कार्बन का ही मोड़ है। सीधे से क्या, सीधे समझिए ये सब क्या है, कार्बन। और इस बीच में जो है डबल बॉन्ड का कार्य कर रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड का कार्य कर रहा है, इसके पास H भी है। इस बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 आ जाता है। चलिए एक और आपको दिखा ही देते हैं। ठीक है, एक और आपको दिखा ही देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन कोई मन में न रहे। ठीक है, कोई मन में कंफ्यूजन न रहनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 बंधन दे दिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड। कार्बन के पास तो कितना बात, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एगो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। देखिए एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एगो इलेक्ट्रॉन 2 होगा, एगो इलेक्ट्रॉन इसे लिया 3 गो, एगो इसके पास अपने था तो 4 गो, एगो हाइड्रोजन से लिया 5 गो, फिर इससे एगो 6 गो ले लिया 6 गो, एक 2 से ले लिया 8 गो। कार्बन स्टॉक स्टेट में पुर गया। सबके पास एक खून वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। टोटल व्यक्ति के पास एक खून वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सबके पास, इससे भी देखिए 1 है 2 है, फिर इससे एक बाद क्या लिया,
सबके पास क्या होगा यानी कि C6H6 कार्बन, यानी कि सबके पास एक एक क्या होगा कार्बन होते ही जाएंगे। सबके पास एक हाइड्रोजन यानी कि C6H6, प्रत्येक के पास एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होंगे ही होंगे। तो वह क्या होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये सब क्या बेंजीन C6H6। देखिए 2 2 4 और 2 6 6 गो है इनके पास। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, फिर इसके बाद 1 2 3 4, इसके पास क्या आ गया पूरा के पूरा, यानी कि ये सब क्या बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, या बेंजीन का ही क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ तक यानी सब में कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, चारों बगल ही कार्बन ही कार्बन, सब तरफ से जहाँ देखेंगे उधर कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से समझिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रसायन की एक वैसी शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम अध्ययन करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उनके यौगिकों का, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जल्द से अगर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। या बेंजीन है और यह टॉलिन है, टॉलिन टॉलिन ये कल बेंजीन के साथ जब मिथाइल ग्रुप सटता है तो यह टॉलिन का निर्माण कर ले। मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप से आ जाता है CnH2n+1, n का मान 1 रख दीजिए, सबका कैलकुलेशन कर दिए मिथाइल ग्रुप। ये सब कहते हैं ना यह तो केवल मेरी झांकी है, मैं तो केवल यह इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ और कल से मेरे चैप्टर चालू होंगे। सबसे पहले आपको यह समझनी होगी कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। जल्द से अगर इसको क्या कर दिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। इसके बाद पढ़ाएंगे इसके बाद तुरंत पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक कर ली होगा स्क्रीनशॉट की, जल्दी कर लीजिए। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कर लिए होगा आप स्क्रीनशॉट, ठीक। अब लिखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तीसरा है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री को हम कहते हैं कि कृषक विज्ञान, इसको क्या कहते हैं कृषक विज्ञान। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से कहते हैं कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि रसायन, ठीक है। अब हम लोग कृषि है जो हम पढ़ रहे हैं वह भी हम मान लेंगे तभी समझ में आएगा। अब हम क्या हो गए, वो किसान हो गए, कृषक हो गए, कृषक क्या हो गए कृषक हो गए, ठीक है। ये वो किसान हो गए। अभी क्या धान की क्या मौसम है, अब यह कि धान यहाँ पे मेरे पास क्या है धान यहाँ पे, ठीक है। पैडी है, पैडी मीन्स धान। अब इसको अत्यधिक उपज देने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, इसके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। क्या यह सीधे बढ़ जाएगा, इसमें समय समय पर पानी दवा क्या देंगे डालने ही पड़ेंगे। तो वही क्या आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। पहले इसका डिफिनीशन आप समझ लिए तो पूरा हम समझाएंगे। एग्रीकल्चर लिखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री of chemistry in which जिसमें we study about हम अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोल, soil means मिट्टी, type and its fertility and its fertility type of soil, ठीक है, type of soil, use of the chemical substance, to increase the growth of plant, यानी कि पौधे के टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। दैट इज कॉल्ड
एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कल्चरल केमिस्ट्री, उसी को कृषि रसायन कहते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा, ब्रांच में शाखा, ठीक है, शाखा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा, इन व्हिच, जिसमें वी हम स्टडी अबाउट, पढ़ते, स्टडी मीन्स पढ़ना, अबाउट मीन्स के बारे में, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, स्ट्रक्चर मीन्स लिख लीजिए संरचना, ऑफ मीन्स तक का, और सॉइल मीन्स मिट्टी, यानी कि मिट्टी के संरचना के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, एंड इट्स फर्टिलिटी, उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है, जाऊ, यानी कि उपजाऊ, कितना उपज दे रहा है, क्या कहते हैं गांव में लोग, हम लोग तो ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मनी कहते हैं कि कितना खेत में क्या हुआ, मनी हुआ, कि यानी कि 1 मन 2 मन इसे पढ़ते हैं ना, यानी कि 1 कट्ठा में 1 मन उपज हुआ, 2 मन उपज हुआ, तो उसी को उपजाऊ कहते हैं। यानी कि वही द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा, इन व्हिच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सोल, यानी कि सोल, मिट्टी की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, एंड इट्स फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता के बारे में अध्ययन करते हैं, टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, यूज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि वैसे रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं जिसके उपयोग से ग्रोथ ऑफ द प्लांट के विकसित हो जाता है, पौधे विकसित हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि रसायन कहते हैं, दैट इज कृषि रसायन, उसी को क्या कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच में शाखा, ऑफ मींस का, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की एक वैसी शाखा, इन व्हिच, जिसमें वी मीन्स हम, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं, तो इन व्हिच वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, अबाउट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल, यानी कि स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, ऑफ मीन्स का, और सोइल मीन्स मिट्टी, यानी कि मिट्टी के संरचना के बारे में पढ़ते हैं, एंड इट्स फर्टिलिटी, और इसके उपजाऊ क्षमता के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ द सोइल, मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, यूज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यूज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, पदार्थ के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, टू इंक्रीज, जो बढ़ाता है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, पौधे की विकसित विकास को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देंगे, पूरा आपको क्या कहेगा, समझ में आ जाएगा, सेटिस्फाइड आप तुरंत हो जाइएगा मेरे एग्जाम्पल से। मेरा एग्जाम्पल टू द पॉइंट रहता है, सीधा पॉइंट पर अटैक करता है कि विद्यार्थी को पूरा समझ में आया। एग्जाम्पल देखिए, यूरिया, हम लोग यूरिया का उपयोग करते हैं कि ना करते हैं, करते हैं, धान में करते हैं, गेहूं में करते हैं, सब कुछ में उपजाने में करते हैं, और क्या करते हैं, इस यूरिया का उपयोग करते हैं। देखिए अभी इस यूरिया का सूत्र हो जाता है, जो फॉर्मूला मिला जाता है, CONHN2H4, CON2H4। अब ये इसका फॉर्मूला आ गया, अब इसका निकाल लेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाएंगे चैप्टर में, लेकिन यहाँ सीधे देख लीजिए, कार्बन, एगो कार्बन के एटॉमिक भार 12 आ जाता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन के 14 दूना 28 प्लस 4 जोड़ दीजिए, 6 4 10 8 18 2 20, 20 के 0 हासिल आया 2 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि कितना आ गया 60 ग्राम, यानी कि ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल, यानी कि क्या आ गया, मोलर मास आ गया 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक कार्बन का तो 12 एटॉमिक मास है, एक ऑक्सीजन का तो 16 एटॉमिक मास हो गया, 2 गो नाइट्रोजन तो 14 दूना 28, 4 गो हाइड्रोजन तो 1 गो हाइड्रोजन के 1 तो 4 गो हाइड्रोजन के तो 4, तो 28 में पहले 16 जोड़ दिए, 12 दीजिए, 4 दीजिए, 60 ग्राम पर मोल आ गया, ये इसका मॉलिक्यूलर मास। तो यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो यूरिया को हम सबसे पहले ऑप्टेन प्राप्त कर सकते हैं हम अपने मूत्र से, यूरिन से, ठीक
ठीक है, कहते यूरिन से सबसे लगभग एक वयस्क आदमी लगभग यूरिया की मात्रा 10 से 20% के लगभग यूरिया क्या करता है हर एक दिन उत्सर्जित करता है। तो उससे भी हम क्या कर सकते, उसको भी हम कंसेंट्रेट कर सांद्रित कर क्या कर सकते हैं, यूरिया प्राप्त कर सकते हैं। तो इस यूरिया का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप देखिए, नाइट्रोजन प्राप्त करने में। और इस यूरिया को अगर यहाँ पे हम मान लिए कि यह मेरे पास क्या धान का खेत आ गया, ठीक है, यह धान है, मान लेंगे यह धान है। अब यह क्या थोड़ा कुपोषित है, तो किसान अगर कम हरा है तो इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। और यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह जो 46% होता है। आपको हम निकाल कर भी दिखा देते हैं कि यूरिया का परसेंटेज 60 है। अब इसमें कहेंगे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाएंगे हम चैप्टर में, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इसमें होता है मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, बटा मोलर मास, अब बटा मोलर मास और गुना में 100 लगा देंगे। मास ऑफ सॉलिड किसका निकल रहा है, नाइट्रोजन का। 2 नाइट्रोजन का मास 28 है, अब बटा पूरा कितना है 60 है, यहाँ पे 60 है, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 0 से 0 तक खत्म हो गया। अब इसको काट दिए 6 चौक 24, या फिर इसको सीधा रहने दीजिएगा ऐसा ही। कितना आ गया 280, 28 दहाई के 280 भागा 6 कर दीजिए। अब यह कितना आ गया, पहले आप फिर काट दीजिए यहाँ पे, 3 दूना 6, 5 दूना 10 आ गया। अब कितना आ गया, अब और कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर इसको काटिए। अब कितना 28 पंच 8 पंच 40 के 0 हासिल कितना आ गया 4। उसके बाद कितना आ गया 5 दूना 10 और 4 14, 140 बट्टा 3, 40 था 132, 3 से भाग दीजिए अब 140 में, 4 तिहाई 12, 4 से तो 12 कितना आ गया तो 2 0। अब रखेंगे फिर 3 छक्के 18 कितना आ गया 2, पॉइंट रखे 0, 3 छक्के 18 क्या कहें कि आ जाएगा कि ना 46.66%, यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक से फिर से यहाँ देख लीजिए 140 है मेरे पास, इसमें 3 से डिवाइड कर दिए, 3 चौका 12 ले लिए तो कितना आ गया 2 आ गया, 0 उतार दिए, 3 छक 18 कितना आ गया 2, पॉइंट रखेंगे 0, फिर 3 छक 18 फिर कितना आ गया 2, यानी फिर 6 आ जाएगा, फिर 18, यानी कि कितना आ गया मेरे पास सीधा 40.66%। 2 रखे और 0 रखे, फिर 3 छक 18 फिर 2 ही आया कि ना 40.6 यहाँ आया मेरे पास। तो यहाँ कितना आ जाएगा 46.6%। आ गया नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है, द परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ से लेकर यहाँ पर चलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो N2 बराबर नाइट्रोजन के 28/60 गुना 100, तो इस यहाँ पे मेरा जो मान आ गया वह कितना है 140/3 आ गया, यानी कि 46.100 आ गया। यानी कि कोई पूछेगा नाइट्रोजन जो उपस्थित होता है वह यूरिया में कितना होता है, तो 46.6। अब इसको देखिए बढ़िया से समझा देते हैं, यहाँ पे बढ़िया से क्या कर देते बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 60 ग्राम आ गया। अब निकालेंगे आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन पहले पढ़ लेते हैं, ये फॉर्मूला अगर लिखा देते हैं कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होता है वह देखिए मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, गुना 100। ठीक है, गुना कितना है तो 100। यही एक फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन का, यह क्या एक फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला आपको फिर हम पढ़ाएंगे, चैप्टर जब ये चालू करेंगे तो क्या करेंगे, यह पढ़ाएंगे मास ऑफ सॉलिड बटा मास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन गुना 100। तो यहाँ किसका निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का सबसे पहले निकाल लेंगे, नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो नाइट्रोजन उपस्थित कितना है, यानी कि 2 नाइट्रोजन, तो 14 दूना 28 है, तो 28 कर देंगे बटा टोटल कितना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन 60 ग्राम ना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 है, और गुना में कितना आ जाएगा तो 100। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 आ गया, कितना आ गया 28 गुना 10 बटा 6। फिर इसको काटिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 28 पंचे 140, 140 बटा 3 कट कर मुझको आ गया 46.6%। यानी कि नाइट्रोजन यूरिया में कितना उपस्थित रहता है, तो नाइट्रोजन यूरिया में 46.6% उपस्थित रहता है। किसमें, इन यूरिया, यहाँ पे लिख देते इन
यूरिया। यूरिया में जो क्या होता है 46.6%। यही यूरिया नाइट्रोजन तो क्या करता है हमारे खेतों में क्या करता है यह हमारी उत्पादन क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यह यूरिया क्या करता है हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि धान पैडी है, जो धान है, अभी आप घर में रही हो, अभी तो आप घर हैं तो घर में आप देखते हुए कि आपके पिताजी किसान है। अगर किसान है तो वह क्या करता है खेतों में क्या करता है यूरिया को छिड़कते हैं। तो छिड़कता है उसमें लिखा होगा बोरा पर, चाहे कोई भी बोरा होगा उसमें बैग पर लिखा होगा यूरिया नाइट्रोजन यानी कि 46.66% उपस्थित होता है। यहाँ तक समझ में यही एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत यह यूरिया आ जाता है। उस पर और पढ़ाते यहाँ पे जगह कम है, सबसे पहले इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ठीक जल्दी से अगर इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरा काम ही रहता है डिटेल में पढ़ाना किसी भी चीज को, चाहे कोई भी चीज हो उसको डिटेल में पढ़ाना। ये एक समझिए तो एक नोट ही पढ़ा दिए, एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, और नोट इसी का है, नोट एगो लिख लीजिए। DDT is used to cure the या to prevent cured मलेरिया। ठीक है, DDT यूज टू क्योर द मलेरिया। मलेरिया का जो क्या बीमारी है वो मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। तो DDT का उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता था सबसे पहले, बट लेकिन आफ्टर 1950 ईस्वी के बाद DDT is used also used in agriculture लेकिन 1950 ईस्वी के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद यानी कि लेकिन 1950 ईस्वी के बाद इस DDT का उपयोग एग्रीकल्चर के रूप में किया गया एज ए जर्मिसाइड कीटाणुनाशक के रूप में, जर्मिसाइड। ठीक है, MICID जर्मिसाइड मीन्स कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक। ठीक है, नाशक। चूहा को जब हम लोग मारते हैं तो DDT या गोली रहता है इस प्रकार, लेकिन अब क्या रहता है कीटाणुनाशक, कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही सब यानी कि DDT यूज टू क्योर द मलेरिया, सबसे पहले इसको मलेरिया के बीमारी में उपयोग किया जाता है। क्योर मीन्स क्या करना, उसका इलाज करना। बट लेकिन 1915 आफ्टर 1950 लेकिन 1950 ईस्वी बाद DDT का उपयोग होने लगा इन एग्रीकल्चर में होने लगा एज ए जर्मिसाइड कीटाणुनाशक के रूप में। अब देखिए यहाँ DDT का संरचना किस प्रकार का होता है। ठीक है, DDT का संरचना इसे आप मिटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए DDT का किस प्रकार का संरचना होता है, यही है DDT। ठीक है, यहाँ भी एक क्लोरीन और यहाँ भी एक क्लोरीन। ठीक है, तो इसका नाम आ जाता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, यानी कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, एक और एक कार्बन था, डाइक्लोरो हुआ, दो गो था डाई कहते, तीन गो केमिस्ट्री की भाषा में ट्राई उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक दो क्या हो गया डाइक्लोरो, यहाँ एक और एक या फिनाइल है। देखिए हम DDT के बारे में पढ़ा है। DDT यानी कि DDT यूज टू क्योर द मलेरिया,
यानी कि डीडीटी का उपयोग मलेरिया के क्योर यानी कि उसे मलेरिया से जैसे कि कैंसर क्योर दे कैंसर के उपचार, उसी प्रकार मलेरिया के उपचार के लिए इस डीडीटी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए भी इस डीडीटी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आफ्टर 1950 और 1950 ईस्वी बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज ए जर्मेसाइड, और 1950 ईस्वी के बाद से इसे एग्रीकल्चर कृषि में क्या किया गया, उपयोग किया गया, कृषि में इसे उपयोग किया गया जे जर्मेसाइड कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में इसे उपयोग किया गया। यही क्या है डीडीटी, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन। अगर एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिएगा कि C6H5 इसका जो सूत्र होता है यह फिनाइल होता है, यह क्या होता है, फिनाइल होता है। फिनाइल का जो सूत्र होता है C6H5 होता है, ठीक है, तो वही है एक क्लोरीन, इसका IUPAC नाम नहीं, यह कॉमन नेम है डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। IUPAC नाम हम पढ़ाएंगे जब हम चालू करेंगे ऑर्गेनिक, तब अभी सबसे पहले हमको यही नाम बेस्ट लगता है, अभी से समझ में आएगा। एक क्लोरीन तो डाइक्लोरो, एक फिनाइल और एक फिनाइल, दो फिनाइल हुआ तो डाइफिनाइल। आप भैया सर जी फिनाइल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5। तो एक दो देखिए, एगो कार्बन, दो कार्बन, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो कार्बन है, लेकिन पाँचों को हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे से क्या करेगा, विलुप्त हो जाएगा। तो यह क्या देगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल हो गया। अब देखिए ट्राइक्लोरो, यहाँ पे तीन गो क्लोरीन है तो यह ट्राइक्लोरो हो जाएगा, यही तीन गो क्लोरीन का ट्राइक्लोरो, और एक दो तो इथीन। या फिर इस क्लोरीन को हम देखिए तीन प्रकार से लिख सकते हैं, एगो क्लोरीन को यहाँ, एगो क्लोरीन को यहाँ, एगो क्लोरीन को यहाँ, यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और इथेन, यही क्या है डीडीटी का सूत्र है। यानी कि दो को हम क्या पढ़े हैं, अभी तक दो ठो पढ़े हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एग्जाम्पल जो बढ़िया। पहला तो पढ़े हैं कि पहला क्या पढ़े, यूरिया में नाइट्रोजन कितना 46.66% निकाल कर भी बता दिए, और यह क्या डीडीटी। तो पढ़ेंगे तो डीडीटी यूज्ड टू क्योर द मलेरिया, डीडीटी का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता था, बट लेकिन आफ्टर 1950 और 1950 ईस्वी बाद इट इज ऑल्सो इन एग्रीकल्चर एज ए जर्मेसाइड, कृषि में उपयोग किया गया एज ए जर्मेसाइड, कीटाणुनाशक के रूप में। यही एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहलाया, ठीक है। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, यानी कि विज्ञान की, रसायन विज्ञान की एक वैसी शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम अध्ययन करते हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोल एंड फर्टिलिटी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सोल, मिट्टी के संरचना के बारे में, एंड इट्स फर्टिलिटी उपजाऊ के बारे में। टाइप ऑफ द सोल, अगर आप कहते हैं टाइप ऑफ द सोल तो आप 8 में या 9 में पढ़े हुए, 8 में पढ़े हुएगा भूगोल में, कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, उसके बाद रेतीली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, लैटेराइट मिट्टी क्या है, ये सब मिट्टी आपको पढ़ा दिए होंगे 10th में भी। बलुई मिट्टी क्या है, ये सब क्या होंगे, पढ़ा दिए होंगे 10th वाले सर जी यह भूगोल में, ठीक है। तो वो मिट्टी भी पढ़ाएंगे अगर आ जाएगा तो। वही सब क्या पढ़ना रहता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में रहता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं, डीडीटी एज ए जर्मेसाइड, कीटाणुनाशक के रूप में भी करते हैं, ठीक। यहाँ तक तो आप पूरी तरह नोट कर लिए होइएगा। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, की बायोकेमिस्ट्री क्या है। अब स्क्रीनशॉट क्या के लिए होगा, कर लिए होइएगा। अब लिखेंगे कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद मात्र 2 बच जाते हैं। अब लिखिए व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, की बायोकेमिस्ट्री है क्या। ये कितना होगा, ये 5वां होगा, 5वां बायोकेमिस्ट्री। लिखिए एग्जाम आंसर, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक वैसी शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम अध्ययन करते हैं प्रेजेंस ऑफ द सबस्टेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, presence of the substance
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आया समझ में। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की एक वैसी शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा, और केमिस्ट्री तो रसायन तो जानते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा इन व्हिच जिसमें वी यानी हम स्टडी पढ़ते हैं अबाउट के बारे में प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीव के शरीर में उपस्थित, सजीव हो गया, सजीव के शरीर में उपस्थित पदार्थों के बारे में, प्रेजेंस में उपस्थित ऑफ माने का सब्सटेंस में पदार्थ, यानी कि हमारे शरीर में, आपके शरीर में जो भी पदार्थ है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वह बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो वही है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसी को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। जैसे क्या स्टोमच है, स्टोमच के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमच इज प्रोड्यूस द फ्यू अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कुछ मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, उत्पन्न करता है। द एसिड व्हिच नॉट अफेक्टेड, जो क्या होता है, अफेक्टेड नहीं होता, बट लेकिन बट एनी टाइम, यानी कि किसी भी समय एट एनी टाइम, किसी भी समय पर आवर स्टोमच इज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कभी कभी बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या क्या करता है, उत्पन्न कर देता है, दैट इज कॉज ऑफ द एसिडिटी, तो वह क्या करता है, एसिडिटी का कारण बन जाता है। ठीक है, वह सब पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। तो यह सबसे पहले आप समझ गए होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और किसे कहते हैं। यहाँ तक जल्दी सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। कर लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब पढ़ाएंगे कि व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लिखे व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसको कहते हैं औषधीय रसायन। क्या कहते हैं, औषधीय रसायन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, औषधीय रसायन। औषधीय रसायन लिखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच जिसमें वी स्टडी अबाउट अध्ययन करते हैं, इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एनालिसिस, प्रॉपर्टीज and use of the substance, in medicine is called pharmaceutical chemistry। क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो उसी को क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, इन व्हिच जिसमें वी स्टडी हम पढ़ते हैं अबाउट के बारे में, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड यूज ऑफ सब्सटेंस इन मेडिसिन, यानी कि दवा में उपयोग होने वाले पदार्थों के गुण के बारे में
एनालिसिस विश्लेषण इनके विश्लेषण करते हैं, स्ट्रक्चर उनकी संरचना के बारे में, कंपोजिशन उनकी उत्पादकता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, औषधीय रसायन या फिर मेडिकल केमिस्ट्री भी इसी को कहते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री भी इसी को कहते हैं। फिर से समझ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक वैसी शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, एनालिसिस विश्लेषण करेंगे, प्रॉपर्टीज गुण के बारे में, एंड यूज ऑफ द सबस्टेंस इन मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स दवा, मेडिसिन मीन्स क्या लेते हैं, दवा, यानी कि दवा में उपयोग होने वाले पदार्थ के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वही क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। वही क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसी को क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको देंगे और वो एग्जाम्पल आपको क्या आएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल आज भी तक हम ना दिए होंगे जो आपको समझ में ना आए, चाहे बायोकेमिस्ट्री का हो चाहे कुछ भी का हो। यहाँ तक तो लिख लिए। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या हम लिख सकते हैं। जैसे कि एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक हम लोग जानते हैं, बुखार लगता है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के अंतर्गत हमारे पास पहला जाता है पैरासीटामोल। प्रतिजैविक इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो पैरासीटामोल दवा लेते हैं कि ना, यानी कि बुखार को हटाने के लिए पैरासीटामोल लेते हैं। तो पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल कहते हैं एक दवा है, इसके अंतर्गत कालपोल आ जाता है, बहुत सारे दवा आ जाते हैं, चेस्टन कोल्ड आ जाता है, बहुत सारे दवा पैरासीटामोल के अंतर्गत आ जाते हैं इसके ग्रुप में। तो पैरासीटामोल का जो सूत्र होता है C8H9NO2 होता है, ठीक है। यह पैरासीटामोल का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला पैरासीटामोल का यह क्या है, फॉर्मूला C8H9NO2, यह पैरासीटामोल है। अब इसका आईयूपीएसी नेम आप कहिएगा, सर जी आईयूपीएसी नेम इसका बताइए, तभी केवल हम लिख देते हैं। आईयूपीएसी नेम का फुल फॉर्म सबसे देख, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड, इसका आईयूपीएसी नेम होता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड, पैरासीटामोल का, ठीक है। पैरासीटामोल का जो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर समझिए, रुकिए। और दिए रसायन, यानी कि विज्ञान की वैसी भाग, विज्ञान की वैसा शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, दवा में उपयोग होने वाले पदार्थों के गुण के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, वही गुण के बारे में, उनके संरचना के बारे में जो अध्ययन करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, औषधीय रसायन कहलाएगा। तो द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द यूज ऑफ द सबस्टेंस इन मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। द एग्जाम्पल आ गया पैरासीटामोल अब है क्या, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब पैरासीटामोल को डिटेल से पढ़ेंगे तब हम एक आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या, ठीक है। सबसे पहले उसको क्या कीजिए, पूरे स्क्रीनशॉट ठीक से कर लीजिए। कर ली हुईगा अब स्क्रीनशॉट, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल भी स्क्रीनशॉट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब लिखाएंगे कि पैरासीटामोल का है, थोड़ा पैरासीटामोल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल लिख दे कि पैरासीटामोल इज soluble in water and alcohol अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल या क्या होता है, पानी, और अल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सोल्यूबल मीन्स घुलनशील,
क्या होता है, घुलनशील। यानी कि यह पानी में, जैसे कि हम, यह क्या दवा है, यह क्या कालपोल की एक दवा है। अब अगर हम इसको क्या कीजिए, खा गए पानी के साथ, तो क्या होगा, सोल्यूबल होगा, तब तो यह क्या करेगा, हमारे पूरे शरीर को क्या करेगा, शरीर के तापमान को कंट्रोल करेगा, और जो भी क्या है बैक्टीरिया है ये उसको क्या करेगा, ये किल्ड करेगा। तो यह क्या, यही एक घुलनशील होता है। अगर पानी में सॉल्यूशन ना हो तो यह होगा, कोई काम नहीं होगा। तो पानी में क्या होता है, सॉल्यूशन होता था, पैरासीटामोल इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल, यह पानी में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड, हिंदी क्या लिख देते हैं याद करने के लिए, इट इज यूज्ड टू रिमूव द फीवर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। यह क्या करता है, इट इज यूज, इसका उपयोग करते, रिमूव द फीवर बुखार को दूर करने के लिए, एंड और कंट्रोल में नियंत्रित करते द टेम्परेचर ऑफ बॉडी के तापमान को कंट्रोल। यानी कि जब भी हमारा मनुष्य है, जैसे हम लोग क्या मनुष्य ह्यूमन है, तो ह्यूमन के लिए जो टेम्परेचर का मान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, दैट इज न्यूट्रलिटी इज अकॉर्ड। इस पर उदासीनता, शरीर में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व रहता है। लेकिन जब भी इसे घटता है या फिर बढ़ता है तो क्या होता है, वही फीवर का क्या होता है, अनुभव होता है, फीवर होता है। ठीक है, अब इसका देखिए, यहाँ तक तो लिख लिए, यहाँ तक तो अब लिख लिया। इसका जो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला पारा ये एक अलग टॉपिक ही बना दिए, C8H9NO2। ठीक है, IUPAC नेम, IUPAC जो नेम होता है इसका होता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड हो जाता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, वो आ जाता है 151.163 ग्राम पर मोल। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, सी 18 हुआ, सी 8 हुआ तो 12 8 96, 96 प्लस 9 कीजिएगा, प्लस 14 दूना 28, प्लस 16 दूना 32, 151, यह क्या करेगा, पुर जाएगा। ठीक है, तो यह पैरासीटामोल का इतना हम क्या किए, आज पढ़ लिए। पूरी हम क्या कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं जो भी वह पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पूरी नॉलेज फुल्ली पढ़ाते हैं। हमसे भी कुछ लोग, कुछ बच्चे जो होंगे वो हमसे पूरी तरह क्या परिचित है, जो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास क्या चुके, पढ़ चुके हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाया करता था, उस इंस्टीट्यूट के बच्चों ने ही आज तक क्या किया, यहाँ तक हमें पहुँचाया, मेरे दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचाया, और बहुत से टीचर ने भी हमको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। और उन टीचर ने भी आज तक भी वो क्या करते हैं, हमें मदद कर रहा है, जो भी सहायता कर रहे हों, लेकिन अच्छे सजेशन तो जरूर दे रहे हैं। उन टीचर को मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि उन टीचर ने हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर हो या फिर जो हमारे सहायक जो टीचर्स हैं, सभी ने हमें क्या किया, यहाँ तक लाने में क्या की सहायता की, बहुत सी सहायता की। तो सबसे पहले पैरासीटामोल इज सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। यह क्या होता है, पानी और अल्कोहल में विलय हो जाता है। इट इज यूज्ड टू रिमूव द फीवर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका जो उपयोग किया जाता है, रिमूव द फीवर, बुखार को क्या दूर करने के लिए, एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के लिए। फॉर्मूला C8H9NO2, IUPAC नेम होता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड होता है, एसीटामाइड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 151.163 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल हो जाता है। ठीक, यहाँ तक पैरासीटामोल पढ़ लिए। अब यह एक अंतिम हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिख लिया, ठीक। अब लिखिए एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री, जिसमें हम पदार्थों के गुण के विश्लेषण करेंगे, उनके स्टडी को पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो वही क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। लिखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री,
एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, लिखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट हम अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टांस and or its properties, that is called analytical chemistry. एनालिटिकल इसी को विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। केमिस्ट्री, ठीक है, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे और इसमें इक्विपमेंट्स के भी बारे में पढ़ते हैं, कौन सा इक्विपमेंट्स हमें क्या होगा, कार्य होगा, किस रसायन के लिए, किस रसायन के लिए कौन सा इक्विपमेंट्स हम उपयोग करें ताकि हम अपने आप को क्या सके, बच सके, हम अपने आप को सेफ रख सके पदार्थ से, केमिकल सबस्टेंस से, वह भी इसी में पढ़ते थे। वह क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, पूरी तरह स्क्रीनशॉट कर लीजिए। व्हाट इज एनालिटिकल, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, के रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें इन विच वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी, पदार्थों के संरचना और उसके गुण के बारे में, दैट इज कॉल्ड द एनालिटिकल केमिस्ट्री, वही एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। और इसमें इक्विपमेंट्स के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक तो कर लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। और सबसे बात है कि आप अगर 11th में हैं तो यह आपके लिए यह क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट, वह पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस और पूरी गहराई डीप में मैं जाता हूँ, डेप्थ में जाता हूँ सिलेबस के, कि कहाँ से बच्चे सवाल खोजते हैं सवाल बच्चे हर एक टीचर से, चाहे वह कोई भी टीचर हो, लेकिन कुछ टीचर उसको बताने में समर्थ होते हैं और अधिकतर टीचर क्या होते हैं, असमर्थ ही हो जाते हैं सवाल को बताने। क्योंकि कुछ टीचर जो होते हैं कम पढ़ाकर काम निकलना, लेकिन मेरा वह क्या है, नेचर सी नहीं है, मेरा वह बिहेव ही नहीं है कि मैं कम पढ़ाऊँ। मैं जहाँ भी पढ़ाया आज तक, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा हूँ, मैं जहाँ भी पढ़ाया वहाँ 100% पढ़ाया। चाहे मुझसे कुछ बच्चे जैसे परिचित भी होंगे, उन बच्चों से आप जाकर संपर्क कर सकते हैं अगर वो आपके दोस्त हो, साथी हो। जैसे कि हमारे पास है लिस्ट उनका, आदित्य है, शिवम है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन सबों से आप संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ही बहुत मदद की, सहायता की, और अधिकतर हमारे दोस्तों ने भी सहायता की। तब कुछ ही दिन में मेरा चैनल क्या हो गया, इतना प्रोग्रेस किया। बहुत कम दिन लगा प्रोग्रेस करने में, और आपने बहुत प्यार दिया, बहुत छोटे समय में ही इतना ज़्यादा प्यार दिया इस चैनल को। और धीरे धीरे आप लोग ही है जो इस चैनल को एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट आपके लिए बनी है, आपके भाइयों के लिए बनी, आपके समाज के लिए बनी, आपके हर कुनबे के लिए बनी है। क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट का जो मेन एम है वह बच्चे की हर एक प्रॉब्लम, समस्याओं को दूर करना। इसीलिए तो हमने सिलेबस और कंपटीशन दोनों चालू किया, कि ताकि इस लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, नो एनी प्रॉब्लम इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोड्यूस्ड फॉर द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के लिए कोई भी समस्या ऐसी खड़ी नहीं हो जो उनके लिए क्या हो, उनके भविष्य के लिए बाधक हो जाए। इसीलिए हम सिलेबस वाइज भी क्या किए, एक क्लास लॉन्च कर दिया। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा, मात्र 2 या 4 दिन बाद क्या होगा, कंपटीशन बाई, जैसे कि RRB, NTPC, RRC, ग्रुप डी हो, SSC हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, सबके लिए लॉन्च किए जाएंगे सिलेबस। और करंट अफेयर की जो क्लास होती है, वह करंट अफेयर की क्लास कुछ दिनों में चालू की जाएगी, 1 या 2 दिन में। अभी कुछ क्या व्यवस्था करने में कुछ समय लग रहा है, इक्विपमेंट सभी क्या है, कम है, तो सभी की जब व्यवस्था हो जाएगी तब क्या होगी, एक रियलिटी, एक क्या होगी, एक नेचुरल जो वे होगा, एक प्राकृतिक पथ पर रूप में क्या करेगा, मेरा यह चैनल कार्य करेगा। और जितना ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइएगा, उतना जल्द यह क्या होगा, यह चैनल विकसित होगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बना है, आपके परिवार के लिए बना है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, हमको कहिए अलविदा। और आपके लिए एक स्लोगन है कि हर एक आदमी
हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में रियल हीरो ही होते हैं, बस कुछ ही लोगों की होती है जो फिल्म रिलीज होती है। तो आप भी इतना मेहनत कीजिए ताकि आपकी फिल्म रिलीज हो, न कि आप दूसरे की रिलीज फिल्म को देखने जाए। हर एक व्यक्ति चाहे कोई हो, वो अपने जीवन में क्या होता है, एक रियल हीरो ही होता है, एक रियल हीरो, वास्तविक हीरो होता है। बस कुछ ही लोगों की होती है जो फिल्म रिलीज हो पाती है और अधिकतर लोगों की फिल्म क्लोज रह जाती है। इसलिए आप इतना मेहनत कीजिए कि आपकी फिल्म रिलीज हो, आपकी फिल्म कोई और देखे, ना कि आप दूसरे की फिल्म देखे, ठीक है। और एक और आपको लिए मोटिवेशन है कि आप इतना मेहनत कीजिए कि मेहनत से हर एक जो दरवाजे होते हैं, लॉक दरवाजे, वो खुल सकते हैं। यानी कि मेहनत एक वैसी चाबी है जिसे बंद दरवाजे को भी क्या किया जा सकता, खोला जा सकता है, जिसे बंद दरवाजे को भी खोला जा सकता है, खोला जा सकता है। अब आपके लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। व्हाट इज एटम, पहले मैटर पढ़ाएंगे। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। आज के क्लास में तो पूरा हमने केमिस्ट्री में क्या किया, जो भी बेसिक था तो वो चीज़ बता दी। पहले अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, टाइप ऑफ मैटर, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोसन, स्टीम, कंडेंसेट, प्लाज्मा। उसके बाद धीरे धीरे ये चैप्टर क्या होंगे, डेप्थ में चले जाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।